को जान, ये हजारों साल पुराने वेदों का उपदेश है। किसी ने बहुत यथार्थ कहा है कि जो राष्ट्र अपना इतिहास भूल जाता है उसकी भूगोल भी बिगड़ जाती है। और इसी तथ्य का फायदा लेते हुए पहले ब्रिटिशर्स ने और फिर वामपंथियों ने हमारे देश के इतिहास को मिटाने की कोशिश की, ताकि हमारी नई पीढ़ी में कभी आत्मविश्वास एवं आत्मगौरव का निर्माण ही ना हो। भारतीय इतिहास के मूल में कुठाराघात करते हुए सबसे पहले अंग्रेज अधिकारियों ने रामायण और महाभारत को माइथोलॉजी कहना आरंभ किया और इस बात को बार बार दोहराकर हमारे दिमाग में यह बात दृढ़ कर दी कि रामायण और महाभारत माइथ यानी एक मिथ्या कल्पना है। इतना ही नहीं, मगर रामायण और महाभारत दोनों को यूरोपियन कविताएं इलियड एवं ओडिसी की नकल करके बनाया गया है, ऐसा आक्षेप भी किया। मगर किसी ने बहुत खूब कहा है कि सच्चाई छुपती नहीं बनावट के उसूलों से, खुशबू कभी आती नहीं कागज के फूलों से। आजादी के बाद हमारे कई संशोधकों ने हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र एवं इंद्रप्रस्थ जैसे स्थानों पर उत्खनन किया और इन जगहों पर कुछ अवशेष भी मिले, मगर महाभारत के ठोस साबिती के लिए सबसे अनिवार्य था तो वो था भगवान श्री कृष्ण की नगरी यानी द्वारिका की खोज। महाभारत एवं हरिवंश दोनों में इस बात का उल्लेख है कि महाभारत काल के अंत में द्वारिका नगरी को समुद्र निगल गया था। महाभारत के मुसल पर्व में इस बात का विस्तृत वर्णन है कि समुद्र ने प्रलय किया और द्वारिका नगरी को डुबा दिया और इस दुर्घटना को देखते हुए लोग अहो दुर्भाग्यम ऐसा चिल्लाते हुए अधिकाधिक वेग से भागने लगे। इस बात से हम यह समझ सकते हैं कि उस काल में संभवतः एक बहुत बड़ा सुनामी तूफान आया होगा जिसने द्वारिका नगरी को तहस नहस कर दिया और द्वारिका का कुछ भाग हमेशा के लिए समुद्र में गर्त हो गया था। मगर इस बात की सच्चाई तभी साबित हो सकती थी जब द्वारिका नगरी का वैज्ञानिक तरीके से संशोधन हो। और ऐसे ही जिज्ञासा के साथ हमारे प्रसिद्ध पुरातत्वविद डॉक्टर एस.आर. राव ने सन 1980 में प्राचीन द्वारिका का संशोधन कार्य शुरू किया। यहां पर हम आपको यह भी बता दें कि हड़प्पन संस्कृति के प्रसिद्ध बंदर लोथल की खोज भी इसे डॉक्टर एस.आर. राव ने की थी। डॉक्टर एस.आर. राव और उनकी टीम ने द्वारिका और बेट द्वारिका के बीच के समुद्र की छानबीन की और समुद्र की गहराई में उन्हें जो कुछ भी मिला वह काफी रोमांचित कर देने वाला था। जी हाँ, यह प्राचीन द्वारिका के कुछ अवशेष थे जो महाभारत एवं हरिवंश में किए गए वर्णन से बहुत मेल खाते थे। प्राचीन ग्रंथ हरिवंश में गरुड़ नामक पात्र श्री कृष्ण को कहता है कि यदि स्यात् संवृता भूमि प्रदास्यति महोदधि, अर्थात अगर समुद्र हमें भूमि देता है तो इस नगरी का निर्माण हो सकता है। यह विधान इस बात का इशारा करता है कि श्री कृष्ण द्वारा निर्मित द्वारिका समुद्र में पत्थर एवं मिट्टी डालकर प्राप्त की गई भूमि पर ही बनाई गई थी। डॉक्टर एस.आर. राव की टीम को अवशेषों की दीवारों की नींव में मिले बड़े बड़े भारी पत्थर से इस बात की पुष्टि होती है कि इस नगरी का निर्माण सचमुच समुद्र में से रिक्लेम्ड की गई भूमि पर ही हुआ था। महाभारत में द्वारिका का वर्णन वारिदुर्ग नाम से किया गया है। वारिदुर्ग यानी सामुद्रिक किला। समुद्र में से मिली हुई दीवारें तथा उस पर जगह जगह पर मिले 13 बुर्ज के अवशेष इस बात की पुष्टि करते हैं कि यह अवशेष वास्तव में महाभारत में उल्लेखित द्वारिका के वारिदुर्ग के ही है। कुछ दंत कथाओं के अनुसार द्वारिका नगरी को 6 बार निर्माण किया गया था। वर्तमान द्वारिका 7वीं द्वारिका नगरी है। महाभारत में भी द्वारिका के 7 द्वीपों का वर्णन है। अब ओखा मंडल विस्तार की सैटेलाइट टोपोग्राफी की तस्वीरें भी इसी बात की पुष्टि करती है कि यह प्रदेश वास्तव में 7 द्वीपों से बना हुआ है। प्राचीन ग्रंथ हरिवंश में लिखा गया है कि द्वारिका नगरी में प्रवेश करने के लिए हर एक नागरिक के पास मुद्रा रहती थी। मुद्रा न होने पर किसी को भी प्रवेश दिया नहीं जाता था। संशोधनों के दौरान अवशेषों में ऐसी ही एक मुद्रा भी मिली जो हरिवंश के इस वर्णन की पुष्टि करती है।
महाभारत में जो स्वर्णिम द्वारिका का वर्णन किया गया है वह द्वारिका की वैभव संपन्नता का प्रतीक है। इतना वैभव सिर्फ कृषि या उद्योगों से नहीं बल्कि वैश्विक व्यापार से ही संभव हो सकता है। पुरातत्वीय संशोधनों के दौरान मिले सामुद्रिक बंदर के अवशेष भी इसी बात की पुष्टि करते हैं कि द्वारिका सिर्फ नगर ही नहीं लेकिन सामुद्रिक व्यापार का बहुत बड़ा बंदरगाह भी था। संशोधकों को इस अवशेषों के साथ 120 से लेकर 550 किलोग्राम तक के भारी लंगर भी मिले जो पुरातन काल में सीरिया तथा साइप्रस जैसे देशों में उपयोग में लिए जाते थे। इसके उपरांत संशोधन के दौरान मिले सिरामिक पात्रों का प्रकार भी द्वारिका का बहरीन, साइप्रस एवं सीरिया के साथ संपर्क होने का इशारा करता है। इन सभी देशों के साथ व्यापारिक संबंध के प्रमाण महाभारत में किए गए द्वारिका की वैभव संपन्नता के वर्णन की सत्यार्थता की पुष्टि करते हैं। संशोधन में मिले अवशेषों के आधार पर एक स्केच प्लान भी बनाया गया। प्राचीन द्वारिका के इस स्केच प्लान में हम देख सकते हैं कि यह प्राचीन नगरी 6 किलेबंद विभागों में विभाजित थी, जिसमें से 4 विभाग गोमती नदी की बाईं ओर तथा 2 विभाग गोमती नदी की दाईं ओर बनाए गए थे। इन 6 किलेबंद विभागों में से कुछ विभाग इंटरकनेक्टेड भी थे। इन सब के अलावा इन अवशेषों में 18 मीटर चौड़े 2 राजमार्ग भी मिले हैं। इन अवशेषों में मिले अंग्रेजी मूलाक्षर टी तथा एल आकार के पत्थरों का विशेष प्रमाण इस बात की ओर इशारा करता है कि इस नगर एवं बंदर के निर्माण करने वाले लोग काफी अच्छा इंजीनियरिंग ज्ञान रखते थे, क्योंकि ऐसे पत्थरों का उपयोग इंटरलॉकिंग सिस्टम के लिए होता है, जिससे निर्माण किए गए स्थापत्य को काफी टिकाऊ एवं मजबूत बनाया जा सकता है। इसके अलावा इन अवशेषों के साथ पत्थर की एक बैठक, एक खंडित प्रतिमा, धातु से बना कलश, कांसे का घंट, मिट्टी के बर्तन, डोर सॉकेट आदि कई अवशेष भी मिले जो भारतीय संस्कृति एवं स्थापत्य के प्रमाण है। इन शॉर्ट, श्री कृष्ण नामक कोई महामानव एक जमाने में इस धरती पर सचमुच जी रहा था, यह सिद्ध हो चुका है। और यदि श्री कृष्ण थे तो फिर महाभारत भी था, तो फिर पांडव, कौरव तथा कुरुक्षेत्र का ऐतिहासिक अस्तित्व भी था। हां, इस कथा में कुछ अद्भुत रस के रंग भी भरे गए हो, यह संभव है, मगर द्वारिका के समुद्र में हुई इस छानबीन ने धर्म, साहित्य, विज्ञान एवं पुरातत्व का अद्भुत समन्वय कर दिखाया है।